यार थोड़ा सा याद करो अपना लाइट वाला टॉपिक, रे ऑप्टिक्स वाला टॉपिक। मैंने आपको बताया था, अरे थैंक यू तनिष्का मैडम, कि लाइट लाइट हमारे पास एक पार्टिकल है या फिर एक वेव है। भाई जल्दी से, लाइट हमारे पास एक पार्टिकल है या एक वेव है? वेव। सर तो, वेव है। तो यार याद रखो, लाइट हमारे पास दोनों चीजें हैं। भाई एक मिनट रुकना। तो यार लाइट चैप्टर पढ़ाते टाइम भी मैंने आपको बोला था कि लाइट हमारे पास एक तो पार्टिकल भी है, ऊपर से वेव भी है। लाइट हमारा डुअल नेचर शो करती है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हो, ये सब चीजें कैसे प्रूव हुई कि लाइट एक वेव है? यार हमने देखा पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेनन केवल वेव नेचर से ही प्रूव हो सकते थे। सिमिलरली अब हम लाइट का कौन सा नेचर प्रूफ करेंगे इस चैप्टर में? अब इस चैप्टर में लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ करना चाह रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल बेसिक वाली बातें हैं कि यार ये एक डिबेट चल रहा था कि लाइट एक वेव है या पार्टिकल है, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो लाइट का केवल वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है। यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, पहले भी लिख चुका हूँ। कौन से कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ लाइट का वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है? जैसे भैया हमारा इंटरफेरेंस, याद है वेव ऑप्टिक्स मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ाया था आपको। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारा केवल और केवल लाइट का वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है, और कोई नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वेयर एज अगर मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो लाइट का केवल पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है। वहां पे कोई और नेचर, वेव नेचर फेल हो जाता है। और वो कौन सा है भैया? वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर का नाम एक तरीके से, इस चैप्टर में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ना है। वेरी गुड। तो यार आज बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब हम इस चैप्टर में लाइट को एज अ पहले वेव मान के चलेंगे। लाइट को एज अ वेव मान के चलेंगे तो फिर हम देखेंगे उससे क्या क्या ड्रॉबैक्स मिले, कहाँ कहाँ वेव थ्योरी फेल हुई। जहां जहां वेव थ्योरी फेल हुई फिर उसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर। रिपीट, मैं कह रहा हूं पहले कि आपको क्या अज्यूम करके चलना है चैप्टर में कि लाइट क्या है हमारे पास? लाइट एक वेव है। फिर हम वहां पे देखेंगे कि भैया लाइट के वेव नेचर में क्या क्या ड्रॉबैक्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। फिर उसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर। ये चीजें यहां तक डन? यस सर। बढ़िया। अब पिछले वाले चैप्टर में, एटम्स वाले चैप्टर में मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। एक चीज पढ़ाई थी मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी, और एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी वर्क फंक्शन। मेरे को याद दिलाओ इन दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी और क्या होता है वर्क फंक्शन? सर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है सर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। ठीक, और फिर वो क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है? सर वर्क फंक्शन सर शायद एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। सर एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी बिल्कुल एंड भाई। मैटर। हर्षी, किसी के माइक से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, माइक म्यूट करो। हर्षिका नहीं, तन्वी तुम्हारे माइक से आ रही है। बिल्कुल। तो यार आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था कि यार ये होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन किस चीज के लिए? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, फ्रॉम इट्स एटम, टू फ्री फ्रॉम इट्स एटम। जैसे एक एग्जाम्पल याद दिलाता हूं, मैंने आपको पिछले एटम्स वाले चैप्टर में पढ़ाया कि भैया हर एक ऑर्बिट से रिलेटेड एक एनर्जी होती है। जैसे हमारे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -13.6। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है भैया? -3.54, और ऐसे ही यहाँ पे -1.51। तो अगर यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को इस पूरे ऑर्बिट से मैं फ्री करना चाहता हूं, तो मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे ये अपने एटम से, अपने इस ऑर्बिट से फ्री हो जाए? 13.6 सर, पॉजिटिव 13.6। वेरी गुड, पॉजिटिव 13.6। तो जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव 13.6 दे दूंगा, इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। और अगर किसी भी चीज की टोटल एनर्जी 0 है तो मतलब वो इंफिनिटी पे पहुंच गया है और वो एटम से फ्री हो गया।
तो एटम चैप्टर में तो आयनाइजेशन एनर्जी का काम आया था, लेकिन अब इस पूरे चैप्टर में काम आएगा वर्क फंक्शन का। तो प्लीज डेफिनेशन लिख लो अगर नहीं याद है, व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the metal surface। तो इधर हम सिर्फ एटम से फ्री नहीं करना चाह रहे हैं, इधर हम इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री कराने के बाद बॉडी से भी बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो जब हम चार्जेस को बॉडी से भी बाहर निकाल देंगे तो इस केस में हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल समझो, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास कोई भी एक मेटल शीट है, इसके अंदर छोटे छोटे ये एटम्स हैं। तो अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इस एटम से बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होगी या न्यूट्रल होगी? सर न्यूट्रल होगी। ये न्यूट्रल होगी क्योंकि इसके पास अभी भी जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। लेकिन अगर अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी से ही बाहर निकाल दूं तब जाके ये बॉडी क्या बनेगी, पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज। चीजें क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन? यस भाई याद रखना, वर्क फंक्शन को या तो हम डिनोट करेंगे W0 से या फिर कुछ बुक्स में डिनोट किया हुआ है φ0 से। तो आपका जिससे मन करे आप उससे डिनोट करके चलना, W0 या फिर φ0। हम बात कर रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन मतलब वर्क फंक्शन जो भी होगा वो यार इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में होगा। तो आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में। याद है मैंने एटम्स में ये भी बताया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कितने जूल्स होता है? भूल गए हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कितने जूल्स होता है? 1.6 into 10⁻⁹ जूल। भाई वेरी गुड। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट याद रखना, बस आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू लिखनी है। तो 1.6 into 10⁻⁹ जूल्स ये हो जाएगा। अब वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? भैया याद रखना, वर्क फंक्शन हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किसी मटेरियल की एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत कम होगी, किसी मटेरियल की एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं बात करूं पोटेशियम की या सीजियम की, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो इसलिए उनका वर्क फंक्शन क्या है, बहुत कम है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। क्या भैया सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। एक एग्जांपल लो। रिपीट कर दो। हाँ रिपीट भाई, जैसे सपोज एक एग्जांपल लो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है जो वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। भाई सपोज मैंने कहा कि ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं A एंड B, मैंने इन दोनों को रब किया, ये A एंड B इन दोनों को रब किया। तो जब इन दोनों को रब करते हैं तो हमें पता है ना, चार्जेस ट्रांसफर करते हैं और कोई ना कोई एक बॉडी चार्ज हो जाती है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इधर वही हो रहा है। सपोज मैंने कहा कि भैया बॉडी A से इलेक्ट्रॉन चले गए बॉडी B में, तो बॉडी A बन गई पॉजिटिवली चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं B में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स B में चले गए तो B कैसी बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो आप मेरे को ये बताओ कि कौन सी बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है और कौन सी बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, ये बताओ आप मेरे को। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। गुड, चलो चेक करके बताओ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस सर क्लियर है। अरे अभी क्वेश्चन पूछा है मैंने, वर्क फंक्शन कौन सी बॉडी का ज्यादा होगा और कौन सी बॉडी का कम होगा। अच्छा जतिन, ठीक है हर्षिका, ओके। भैया गलत यार, एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहे हैं, A में से निकल रहे हैं और B में जा रहे हैं। इस तरीके से इमेजिन करो भाई, ये मेरे पास बॉडी A, ये बॉडी B, मैंने इन दोनों को रब किया तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी में लूज नहीं किए हैं। तो मतलब इसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। भैया ये बात क्लियर हो रही है? मैंने कहा दोनों को रब किया, दोनों को फ्रिक्शन की वजह से सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिल रही है, लेकिन उस अमाउंट में इसने चार्ज लूज कर दिए और इसने चार्ज लूज नहीं किए हैं।
तो मतलब इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए चार्ज लूज करने के लिए और इसको कम एनर्जी चाहिए चार्ज लूज करने के लिए। तो भाई वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा? जिसने चार्ज लूज नहीं किए हैं। तो भैया याद रखना वर्क फंक्शन बी का ज्यादा होगा ए के कंपैरेटिव। एक मिनट प्लीज। भाई चेक करके बताओ क्या ये चीज समझ में आई है या रिपीट करूं? हाँ अब बंद हो गया कुछ बैकग्राउंड नॉइस। एक बार रिपीट भाई, बस इतना याद रखना है जिसने चार्ज लूज कर दिए हैं मतलब उसको कम एनर्जी चाहिए थी इसलिए तो उसने चार्ज लूज कर दी है, तो उसका वर्क फंक्शन कम है। जिसमें चार्ज गए हैं उसका वर्क फंक्शन हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि उसने उतनी एनर्जी में चार्ज लूज नहीं किए, तो मतलब उसको और एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों में से बात करूं तो वर्क फंक्शन बी का ज्यादा है क्योंकि उसने चार्ज लूज नहीं किए, ए का कम है क्योंकि उसने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में चार्ज लूज कर दिए है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे कि भैया किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा किसका वर्क फंक्शन कम होगा। जैसे मैं आपको कह रहा था सीजियम की बात हो गई, पोटेशियम की बात हो गई, तो यार इनका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है 2.14 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दे देते हैं। जैसे पोटेशियम की बात करूं तो 2.30 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफ प्लैटिनम, भैया प्लैटिनम हमारा बहुत हाई वर्क फंक्शन रखता है मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, इसलिए तुमने देखा होगा प्लैटिनम किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। भैया डन है चीजें? यस सर। यस सर। तो अब हम ये वर्क फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? हम वर्क फंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना चाहते हैं। तो मेरे को ये बताओ भैया मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकते हैं किसी भी एक मेटल सरफेस से, ये सोच के बताओ। हाई बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो देखो हम बात किस चीज की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन की। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो तभी बाहर निकलेगा जब उसको वर्क फंक्शन मिलेगा। तो ये वर्क फंक्शन हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो भाई देखो पहला मेथड है कि यार आप उसको हीट एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी दे दो। आप उस ऑब्जेक्ट को हीट करने लग जाओ। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो उसको जो एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के मेटल सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाए। लेकिन ये थर्मल एनर्जी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप उसको हीट करोगे और छोटा मोटा हीट भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा हीट करना है। जैसे मेटल की बात करूं तो कंडक्टर्स की बात करूं, कंडक्टर्स में तो बहुत लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है। लेकिन इंसुलेटर्स वगैरह के केस में, कुछ मेटल के केस में भैया हमें हाई थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है। सिमिलरली दूसरा तरीका होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो। जब आप किसी भी कंडक्टर को बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी देगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी अट्रैक्ट करेगी और वो इलेक्ट्रॉन अपना मेटल सरफेस छोड़ के बाहर निकल के आ जाएगा। भैया क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तीसरा तरीका जैसा भी किसी ने कहा था, तीसरा तरीका है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में हम क्या करेंगे, हम किसी एक मेटल सरफेस को किसी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से हिट करा देंगे। जैसे हमारा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था कि अगर ये मैंने मेटल सरफेस लिया और कोई इलेक्ट्रॉन है जो बहुत तेजी से इस मेटल सरफेस पे हिट कराऊंगा तो वो क्या करेगा भैया, वो इलेक्ट्रॉन जो ये आया ये अंदर चले जाएगा और जो अंदर था वो उसको क्या कर देगा, बाहर भेज देगा कोलिजन की तरह। क्या ये वाली बात भी क्लियर हो रही है? जैसे हम कैरम में खेलते हैं, स्ट्राइकर से हिट किया, स्ट्राइकर आगे गया, स्ट्राइकर ने कॉइन की जगह रिप्लेस करी और कॉइन आगे चले गया। बिल्कुल वही चीज है सेकेंडरी एमिशन। भाई किसी को समझाना तो नहीं है, ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। यस सर। हमें बात करनी है इस चैप्टर में फोर्थ वाली चीज की। क्या है फोर्थ वाला तरीका?
जिसको बेसिकली हर्ट्ज और आइंस्टाइन ने फाइंड आउट किया भैया, वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। इसको सबसे पहले लेनार्ड्स और हर्ट्ज ने फाइंड किया था, लेकिन वो उन्होंने प्रॉपर स्टडी नहीं करी थी इसकी। प्रॉपर स्टडी इस पे किसने करी? आइंस्टीन ने करी, तो इसलिए ज्यादा क्रेडिट उसी को गया क्योंकि उसने प्रॉपर स्टडी करके सब कुछ दिया। तो भैया पहले तो ये समझो कि लेनार्ड्स ने और हर्ट्ज ने क्या फाइंड आउट किया। इसको कहते हैं लेनार्ड्स एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। एक मिनट प्लीज। भाई उन्होंने सिंपल यहाँ पे एक मेटल शीट ली, मेटल शीट। ये मेटल शीट उन्होंने थोड़ी सी सेंसिटिव टाइप ली, दैट इज जिंक सल्फाइड, और उन्होंने इस मेटल शीट को कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोस्कोप से। यार आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? यस सर। इलेक्ट्रोस्कोप कुछ नहीं, बस हमारे पास दो गोल्ड की प्लेट्स होती हैं, बहुत थिन प्लेट्स, ताकि ये इजीली डिफ्लेक्ट हो सके। तो ये हमने गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप ली। अब लेनार्ड्स और हर्ट्ज ने क्या किया, इस जिंक सल्फाइड शीट पे उन्होंने भाई अल्ट्रावायलेट रेज फॉल डाउन कराई। तो ये हो गई हमारे पास यूवी रेज। उन्होंने देखा कि जब हम अल्ट्रावायलेट रेज फॉल डाउन करा रहे हैं तो पहले जो ये दो प्लेट्स थी ये अलग अलग नहीं थी, ये दोनों जुड़ी हुई थी। ये दोनों जुड़ी हुई क्यों थी? क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल है, ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ना एक दूसरे को रिपेल कर रही है। लेकिन जैसे ही हमने जिंक सल्फाइड पे अल्ट्रावायलेट रेज फॉल डाउन कराई तो उन्होंने नोटिस किया कि यार ये दोनों प्लेट ऐसे एक दूसरे से दूर डिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो अगर ये एक दूसरे से डिफ्लेक्ट हो रही हैं तो मतलब ये क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है? रिपेल कर रही है। वेरी गुड। तो उसने नोटिस किया कि ये रिपेल तो तभी कर रही होंगी जब ये दोनों की दोनों क्या होंगी, ये दोनों की दोनों सेम टाइप की चार्ज होंगी। लेकिन अब ये कौन सा चार्ज है? तो उसने देखा कि भैया इन दोनों गोल्ड स्ट्रिप्स पे, ये दोनों गोल्ड स्ट्रिप्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये दोनों गोल्ड स्ट्रिप्स पहले न्यूट्रल थी लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। भैया जैसे इधर देखो, ये बॉडी पे पहले इक्वल इलेक्ट्रॉन्स थे, इक्वल प्रोटॉन्स थे, तो पहले तो ये न्यूट्रल थी, पहले तो ये न्यूट्रल थी, लेकिन इसमें से क्या चीज रिमूव करी जिससे ये पॉजिटिव चार्ज बन गया? सर इलेक्ट्रॉन। तो इधर भी तो यही हुआ होगा कि पहले ये गोल्ड स्ट्रिप्स हमारी न्यूट्रल थी लेकिन अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन गई और अब ये रिपेल कर रही हैं। तो मतलब जैसे ही हमने ये जिंक सल्फाइड की प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेज फॉल डाउन कराई तो हमने नोटिस किया कि भैया यहाँ से क्या बाहर निकल के आने लग गए, यहाँ से बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन निकल के आने लग गए। इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये दोनों की दोनों पॉजिटिव चार्ज बनी और इसलिए ये दोनों रिपेल करने। तो इस फिनोमेना को जिसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज को फॉल डाउन करा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, इसमें ना तो मैंने हीट दी, ना तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी और ना तो मैंने कोई सेकेंडरी एमिशन कराया। तो ये हमारा क्या था भैया? मैंने लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज का मतलब क्या है कि मैंने लाइट फॉल डाउन कराई और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आने लग गए। तो इसीलिए फोटो का मतलब लाइट है, तो मतलब इससे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाएगा। भैया चीजें क्लियर है? Yes, sir. और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आए हैं, उनको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आई रिपीट, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाहर निकल के आए हैं उनको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलो यहां तक पूरा कंप्लीट कर लो, और कोई डाउट है तो पूछिए। डन सर। सर प्रीवियस स्लाइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। डन सर, थैंक यू सर। ओके, ये वाला भी हो गया? यस सर। चलो तो देखो अब इसके ऊपर क्या किया, थोड़ा सा हर्ट्ज ने इस पे और स्टडी करी। भाई इस पे हर्ट्ज ने अभी थोड़ा सा और स्टडी करी और उसने इस पे डिटेलिंग दी। एक मिनट प्लीज रुकना, एक सेकंड प्लीज।
तो आ जाओ भैया, जैसे मैंने कहा इस पे लेनार्ड्स ने, हर्ट्ज ने फिर से और स्टडी करी और क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशंस पाए। तो लिखो हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी के अंदर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर? भाई लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस। करे भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। देखो लेनार्ड्स ने क्या किया, और एक और साइंटिस्ट है विलियम हेलवर्क, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक सेटअप तैयार किया, कुछ इस टाइप का सेटअप, कि उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस तरीके की एक वैक्यूम ट्यूब ली, यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट, इसको कनेक्ट कर दिया भैया बैटरी से। यहाँ पे रियोस्टेट वगैरह ड्रॉ कर देंगे, एंड ये हो गया हमारा बेसिकली इस टाइप का सेटअप। चलो भाई समझो भैया, यार उन्होंने क्या किया, ये जो मैंने बीच में ड्रॉ किया है ये है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्यों ली है? ताकि अगर किसी भी मेटल शीट से, गुड इवनिंग श्रेया, किसी भी मेटल शीट से जो भी हमारा चार्ज निकलेगा वो चार्ज किसी और चार्ज से, किसी और चीज से कोलाइड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसमें हमने लिया है ये वैक्यूम ट्यूब। इस वैक्यूम ट्यूब में हमने दो प्लेट्स ली जिनको बैटरी से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे लिया है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्यों लिया है? ताकि हम करंट की वैल्यू धीरे धीरे एडजस्ट कर सके। रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा बिल्कुल करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो बस इसलिए हमने यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्ट किया। अब तुम देखो, जो ये मैंने प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट की है, तो भैया ये हो जाएगी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी हमारे पास? नेगेटिव चार्ज प्लेट। भैया यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. डन। भैया पॉजिटिव चार्ज प्लेट हमारी कौन सी प्लेट होगी? सर जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यार एक काम कर लो, मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया ना, तो आप एक चीज कर लो, इसको नेगेटिव प्लेट बनवा लो और इसको पॉजिटिव प्लेट करवा लो, ताकि डायग्राम में दिक्कत नहीं आएगी। एक काम कर लो, इसको पॉजिटिव प्लेट, इसको नेगेटिव प्लेट, इस तरीके से कर लो प्लीज। चलो अब देखो क्या किया उन्होंने, यहाँ पे एक ओपनिंग दी जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज आए और हमारे इस प्लेट पे फॉल डाउन करें। ये मैंने ली यूवी रेज। प्लीज अब देखना, इसमें हमारे पास 3 ग्राफ्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ। समझो कहानी। यार सबसे पहला पॉइंट, उसने क्या किया, उसने जो ये यूवी रेज है इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करा दी। उसने देखा कि जब हम इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सब कुछ फिक्स कर रहे हैं, भैया फ्रीक्वेंसी फिक्स है, स्पीड फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, बैटरी का पोटेंशियल भी फिक्स है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी फिक्स है, पोटेंशियल फिक्स्ड है, हम बस इधर क्या चेंज करा रहे हैं? इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास इधर करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, देखो एक बार बिल्कुल एक बार फिर से सुन लो भाई, मैंने क्या कहा, ये हमने वैक्यूम ट्यूब ली, यहाँ से हमने यूवी रेज फॉल डाउन कराई। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे इस पे यूवी रेज फॉल डाउन करेगी, इस प्लेट से क्या बाहर निकल के आने लग जाएंगे? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, क्या बात है यार, आज रिस्पॉन्स काफी कम चल रहा है। तो ऐसे यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन्स निकल के आने लग गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भैया, ये जो पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास, ये पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इसलिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। और यार हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है कि अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक चार्ज पर्टिकुलर पैटर्न में मूव करे तो भैया हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? Current.
करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इधर जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उस करंट को हम क्या कहेंगे, जो लाइट की हेल्प से हमने प्रोड्यूस किया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यार इधर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आई रिपीट, हमारा चेक करने का क्या टारगेट है कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो लेनार्ड्स ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे ही हम इस यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल फिक्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जा रहा है। तो उसने एक ग्राफ प्लॉट करके दिया बिटवीन इंटेंसिटी एंड करंट। उसने कहा कि भैया इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये चीज क्लियर है? इंटेंसिटी और करंट हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता चले जाएगा। भैया यहां तक की चीजें क्लियर? यस सर। बढ़िया। अब उसने क्या कहा, भैया लेनार्ड्स ने क्या कहा, उसने कहा इंटेंसिटी का मतलब है ज्यादा एनर्जी। तो अगर मैं ज्यादा एनर्जी दूंगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी, और ज्यादा एनर्जी होगी मतलब ये ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे। तो भैया इधर देखो, आई का फॉर्मूला होता है करंट का फॉर्मूला Q/T। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो करंट की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक बार ये सुन लेना, हम इसको बाद में गलत प्रूफ करेंगे तो कंफ्यूज मत होना, रिपीट कर रहा हूं। भाई लेनार्ड्स ने क्या कहा, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है हमने क्या चीज इंक्रीज करी है, एनर्जी। एनर्जी इंक्रीज करी है तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ये ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, और ज्यादा फास्ट मूव करने की वजह से टाइम कम लगेगा तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो लेनार्ड्स ने कहा ये रीजन है हमारे इंटेंसिटी और करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. नोट डाउन करो। किसी के लिए कुछ रिपीट करना हो तो भैया बताते रहना। ये आप लिख लेना, मैंने कहीं लिखा नहीं है लेकिन आप ये लिख लेना कि लेनार्ड्स के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है एनर्जी इंक्रीज करना, और अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन स्पीड से बढ़कर करंट बढ़ाएगा। और हम बाद में इसको गलत प्रूफ करेंगे। बढ़ूं आगे? सर Yes, sir. एक बार वो लाइन रिपीट कर दो जो आपने बोली कि अकॉर्डिंग टू लेनार्ड्स। बिल्कुल, यहाँ लिख देता हूँ। चलो भाई, लेनार्ड्स के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, हमें पता है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया हुआ है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो लेनार्ड्स के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ने क्या कहा कि इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे मतलब हम एनर्जी, जो हमारे पास एनर्जी है लाइट की वो इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स आए थे उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ये लेनार्ड्स ने कहा। क्या अभी ये मेरी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है? क्लियर नहीं है किसी को? नो सर, क्लियर है। Clear है. डन। तो ये प्रीवियस वाला हो गया, तो आगे बढ़ो नेक्स्ट वाले पे। यस सर। यस सर। आज हो भैया सेकंड वाला। सेकंड फैक्टर उसने नोटिस किया, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब उसने क्या किया यार, उसने इंटेंसिटी को फिक्स रखा, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इंटेंसिटी को हमने फिक्स रखा
और हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा, हमने पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ा दिया। पोटेंशियल की वैल्यू का मतलब क्या है, इधर बैटरी जो है उसका वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। तो बैटरी के वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या होगा, अब उसको समझो भाई। उसने कहा कि सपोज ये मेरे पास मेरी नेगेटिव प्लेट थी और ये पॉजिटिव प्लेट थी, तो अगर आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है कि एक तरीके से आप यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो अब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब वो क्या कम स्पीड से मूव करेंगे या और ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे? सर और ज्यादा स्पीड से। भाई वेरी गुड। जैसे मैग्नेट की तरह समझो कि भैया मेरे पास एक छोटी मैग्नेट है और ये आयरन पीस है, ये आयरन पीस है और एक बड़ी मैग्नेट है, तो भैया ज्यादा स्ट्रांगली कौन अट्रैक्ट करेगा? ये बड़ी मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी और इस केस में ये आयरन पीस फटाफट बहुत ज्यादा स्पीड से जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इधर भी यही चीज है, पहले पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू कम थी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से नहीं जा रहे थे, लेकिन अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते चले जाऊं तो भैया अट्रैक्शन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो बढ़ता चले जाएगा। और फिर से वही वाली बात, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो इससे करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? सर इंक्रीज होगी। तो यही चीज इधर समझो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, याद रखना। सेकंड वाला ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे हमने लिया है पोटेंशियल, प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे हमने लिया है करंट। उसने देखा कि जब आप बैटरी का पोटेंशियल जीरो कर देते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल जीरो कर दूं तो भी हमारे पास करंट जीरो नहीं आ रहा, करंट की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो आप लेनार्ड्स ने एक्सप्लेन कर दी थी पहले ही कि भाई अगर हमारी लाइट रेस फॉल डाउन कर रही है इस शीट पे तो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, चाहे इनको कोई अट्रैक्ट करे या ना करे, ये इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेंगे, बाहर निकल के फ्लो करेंगे। तो भले ही यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो रखूं तो भी करंट की वैल्यू आएगी। क्या भैया ये बात क्लियर है? यस सर। यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या हुआ आज तुम लोगों को? अभी भी क्या छुट्टी वाले मूड में हो, फेस्टिवल मूड में हो? एक बार रिपीट करना है तो बताओ। नो सर। डन। तो यार पोटेंशियल जीरो होने पर भी करंट जीरो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव प्लेट हो, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट ना रखूं तो भी इलेक्ट्रॉन्स मेरे निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए ये हेल्प नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल कराने के लिए ये मदद कर रहे हैं, रिमूव कराने के लिए नहीं। अब जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी भैया इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। तो हमने देखा कि भैया करंट की वैल्यू बढ़ रही है और इंक्रीज होते जा रही है, लेकिन करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ रही है, उसके बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है। आई रिपीट, जैसे जैसे हमने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, लेकिन करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज हुई, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया। तो जो ये कांस्टेंट करंट आया है कि जिसके बाद करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, इस करंट को हम कहेंगे सैचुरेशन। कि भैया सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इसके बाद तो करंट नहीं बढ़ेगा पोटेंशियल इंक्रीज करने से भी। क्या भैया ये चीजें क्लियर है? यस सर। फिर उसने क्या किया, उसने यही सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया अलग अलग इंटेंसिटी के साथ, अलग अलग इंटेंसिटी के साथ। तो उसने देखा जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो जैसे मैं इधर कह रहा हूं इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I3, तो हमें पता है इंटेंसिटी थर्ड सबसे ज्यादा होगी, फिर 2, फिर 1। पहले यहां तक भी चेक करो, यहां तक भी कोई डाउट है? नो सर। अब इसी ग्राफ का लास्ट पॉइंट वो समझने में डिफिकल्टी आई यार। हमने क्या किया, अब बैटरी का जो पोटेंशियल था हम डिक्रीज करते करते जीरो तक तो पहुंच गए, लेकिन अब मैंने उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव था ना, अब मैंने यहाँ पे क्या करने लग गया, नेगेटिव करने लग गया। तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव प्लेट अब क्या अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे?
सर रिपेल। रिपेल होंगे तो अब इलेक्ट्रॉन तो आगे मूव कर ही नहीं पाएंगे। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा? No, sir. नो सर। तो बस हमने वही किया। हमने देखा कि जीरो पोटेंशियल पे पहले तो हमें लॉजिकली यही लगा कि भैया जीरो पोटेंशियल पे तो करंट जीरो आना चाहिए था। एक तो यही मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब समझ रहे हो ना? एक तो यही चीज लॉजिक से अलग आ रही है कि भैया जीरो पोटेंशियल पे करंट आ रहा है। दूसरी चीज हमने क्या नोटिस करी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिक्रीज मतलब नेगेटिव में कन्वर्ट करते जा रहे हैं तो हमारा करंट रुक रहा है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट क्या है कि सबके लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो सेम आ रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब समझ गए ना? रिवर्स करना, वो नेगेटिव वैल्यू देना जिसपे करंट रुक जाए, चार्जेस बिल्कुल फ्लो करना बंद कर जाए। तो इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम एक अलग से नाम देंगे और इसका अलग से नाम क्या है? इसका अलग से नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक बार सब चीजें यहां तक चेक करो, क्या क्या चीजों में डाउट है आपको और मेरे को क्या क्या चीजें फिर से एक्सप्लेन करनी है। सर इसका सेकंड केस एक बार रिपीट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। ठीक है यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार कहानी को समझ लो। भाई ये मेरी प्लेट थी, ये मेरी दूसरी प्लेट थी और पहले हमने इसको क्या कर रखा था, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये हमारी नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। सबसे पहली चीज तो क्या नोटिस करी गई कि अगर मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्ट ना भी करूं, मतलब अब ये प्लेट न्यूट्रल है, तो भी मेरे पास करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि जैसे ही इस पे अल्ट्रा वायलेट रेस फॉल डाउन करेगी तो इस अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो आएंगे ही आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं तो इस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब जब मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं करी, पोटेंशियल जीरो है, तो भी करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, करंट जीरो नहीं। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। दूसरी चीज, सपोज अब मैंने पोटेंशियल को पॉजिटिव लिया। पोटेंशियल को पॉजिटिव लेने का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। सपोज इसको मैंने 10 वोल्ट लिया, तो जब मैंने इस बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव लिया, जीरो से वैल्यू बढ़ा दी है, तो अब करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी। क्या ये वाला पॉइंट भी समझ में आया? Yes, sir. यस सर। कि भाई जीरो से मैं पोटेंशियल बढ़ाते चले गया, जैसे मैं इधर पोटेंशियल 20 वोल्ट कर दूं, 30 वोल्ट कर दूं, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाते जा रहा हूँ करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो यार उल्टा भी तो वैलिड होना चाहिए। जैसे जैसे मैं पोटेंशियल की वैल्यू कम करते जाऊंगा, अब मैं पोटेंशियल की वैल्यू कम करते जा रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे 3 वोल्ट करी, फिर 2 वोल्ट करी, जीरो करी, जीरो पे करंट जीरो नहीं आया, मैंने देख लिया। अब मैं इसको नेगेटिव में लेके जा रहा हूँ, मतलब अब मैंने -2 वोल्ट कर दिया। -2 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, -2 वोल्ट का मतलब हुआ कि अब ये जो पहले हमारी पॉजिटिव प्लेट थी, अब ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। तो ये नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आगे राइट साइड मूव नहीं करने देगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोकेगी। तो हमने देखा कितने नेगेटिव पोटेंशियल पे, सपोज जैसे मैंने -5 लिया, मैंने देखा कि -5 पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना बंद कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना बंद कर दिया, तो अब ये करंट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसी नेगेटिव पोटेंशियल को जिसपे सारे के सारे चार्ज ने फ्लो करना बंद कर दिया है, इसको हमने किस नाम से बुलाया, इसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल से बुलाया। तो हमने क्या देखा कि भैया हमने अलग अलग इंटेंसिटी ली, लेकिन हमें लग रहा था कि अलग अलग इंटेंसिटी का मतलब अलग अलग एनर्जी होनी चाहिए। अलग अलग एनर्जी का मतलब है फिर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो अलग अलग आना चाहिए ना। Yes. यस भाई आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, रिपीट। भाई जैसे कि मैंने पहले इंटेंसिटी, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूं, सपोज पहले मैंने इंटेंसिटी ली कुछ भी 5, तो भैया मेरा इलेक्ट्रॉन्स के पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होगी और करंट आएगा। तो इसके लिए रोकने के लिए मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी या कम एनर्जी चाहिए होगी,
अरे इलेक्ट्रॉन्स के पास अभी कम है काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे को इनको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या कम एनर्जी चाहिए? कम चाहिए। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आना चाहिए था, कम आना चाहिए था। और अगर अब मैं इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ा दूं तो भैया फिर तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी तो इनको रोकने के लिए भी तो एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, तो स्टॉपिंग Yes, sir. पोटेंशियल बहुत ज्यादा आना चाहिए था कि भैया अब तो -25 वोल्ट पे जाना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा कि इसके चेंज की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 5 वाली इंटेंसिटी के लिए भी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, 25 वाली इंटेंसिटी के लिए भी सेम स्टॉपिंग Same. पोटेंशियल है। तो भैया फिर तो सेकंड वाला पॉइंट बेसिकली फर्स्ट वाले पॉइंट को क्या कर रहा है, गलत प्रूफ कर रहा है या नहीं कर रहा? Yes, Yes, sir. sir, contradict तो कर बस रहा है। यही एक ड्रॉबैक भी था जिसको लेनार्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब ये ग्राफ पूरा क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट करो। एक ग्राफ और बचा है, बेसिकली 2 ग्राफ और बचे हैं, उनको और करते हैं। Done, sir. गुड बाय गुड। Done, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबको इरेज कर रहा हूँ, ये सब समझाने के लिए किया था, इस वाली स्लाइड को इरेज कर रहा हूँ। देखो भैया तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करा के देखते हैं। इंटेंसिटी को चेंज करा दिया, पोटेंशियल को चेंज करा दिया, तीसरा फैक्टर बचा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यार हम मतलब लेनार्ड्स ने क्या एक्सप्लेन किया, उसने बोला कि यार जब हमारे पास जैसे ये सपोज कि मेटल शीट है, इस मेटल शीट पे मैंने यूवी रेज फॉल डाउन कराई ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, हमने इस पे यूवी रेज फॉल डाउन कराई लो फ्रीक्वेंसी की। तो जब हमने इस पे लो फ्रीक्वेंसी की यूवी रेज फॉल डाउन कराई तो यार हमने देखा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन जब हमने इस अल्ट्रावायलेट रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो हमने देखा कि यार अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, यहां लिख रहा हूं, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक तो लेनार्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यार ऐसा क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी पर हमारा करंट नहीं निकल रहा है, वेरस हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारा करंट निकल रहा है। एक तो ये ड्रॉबैक था। क्या ये पॉइंट रिपीट करना, ये समझ में आ गया? Sir, clear है. क्लियर है? तो मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट चाहिए फ्रीक्वेंसी की। आई रिपीट, एक पर्टिकुलर लिमिट चाहिए फ्रीक्वेंसी की, कि अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम हुई तो करंट नहीं आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी उससे बराबर या उससे ज्यादा हुई तो ही करंट आएगा। तो हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हैं न्यू से, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर रहे हैं न्यू नॉट से। तो हमने देखा कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट प्रॉपर, जब हमारी फ्रीक्वेंसी भैया न्यू नॉट से कम है तो भैया नो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, करंट की वैल्यू 0। लेकिन जब हमारी फ्रीक्वेंसी इस न्यू नॉट के बराबर या यू नॉट से बड़ी है तो उसने देखा कि भैया करंट आ रहा है। तो इस फ्रीक्वेंसी को उसने ये नाम तो कह दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहां तक लिख के कंप्लीट करो पहले, फिर आगे की बात करता हूं। उसने बस इतना टर्म तो दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि भैया ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है, क्यों लो फ्रीक्वेंसी पे करंट नहीं निकल रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट निकल रहा है। Done, sir. सर ये आपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या लिखा है? थ्रेशोल्ड, TH, इसको कर देता हूं ठीक से, THRESH, होल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So threshold frequency means मिनिमम फ्रीक्वेंसी,
कि लाइट रे की कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तो ही वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाएगी, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी। यस ठीक है, चलो बिल्कुल। अब जो इसका मेन ग्राफ है डिस्कस करना वो समझो यार। तो इसने अब की बार क्या किया, इसने अब की बार इंटेंसिटी फिक्स रखी और पोटेंशियल फिक्स रखा, और अब की बार इसने चेंज करी है फ्रीक्वेंसी। तो देखो उसने फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो उससे क्या क्या उसको ऑब्जर्वेशंस मिले। तो इधर फिर से हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन करंट एंड अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो उसने देखा कि भाई पहली बात तो कि हमारे पास जब हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी ली तो सबका सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है। पहले क्या ऑब्जर्वेशन थी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सैचुरेशन करंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई, क्या कंफर्म हो गई कि हमारा सैचुरेशन करंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, भाई बताओ जल्दी, करंट पे, किस पे, इंटेंसिटी। Frequency. वेरी गुड, इंटेंसिटी। एक बार रिपीट कर रहा हूं समझो यार। इधर इसने अलग अलग इंटेंसिटी ली थी तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू देखो ना इंक्रीज होती जा रही है या नहीं होती जा रही है। पहले सैचुरेशन करंट इतना आ रहा है, अब सैचुरेशन करंट इतना आ रहा है, और अब लास्ट में सैचुरेशन करंट इतना आ रहा है। तो जब हम इंटेंसिटी को चेंज करा रहे हैं तो सैचुरेशन करंट चेंज हो रहा है। इसमें फ्रीक्वेंसी सेम थी तो देखो सैचुरेशन करंट तब भी अलग अलग आया। तो मतलब सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, और यही चीज यहाँ पे भी प्रूफ हो गई। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फिर भी सैचुरेशन करंट एक ही आ रहा है, तो मतलब सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड नहीं करता। तो सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, तो उसने बोल दिया इंटेंसिटी पे। एक चीज तो बिल्कुल सही बता दी इसने कि भैया ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, पहला कंक्लूजन। दूसरा क्या करा भैया, उसने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करी। तो जब उसने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो उसने देखा कि भैया अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। आई रिपीट, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भैया फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग क्यों आ रहा है। ये सब चीजें वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। मतलब लेनार्ड्स ने मतलब फैक्टर्स बहुत कुछ सही लिए लेकिन बस वो उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ग्राफ वगैरह सब कुछ सही ड्रॉ करके दे दिया उसने, लेकिन बस वो इन चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। चीजें क्लियर हो गई है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो यहां तक हो गया हमारा लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशंस वाला पार्ट। अब इसी को प्रॉपरली जो भी इसके ड्रॉबैक्स थे, जो भी इसमें चीजें एक्सप्लेन कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो सब एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। तो भैया आप लिख लो इसके आगे आइंस्टीन ऑब्जर्वेशंस। यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लो और फिर आगे लिख लो आइंस्टीन का ऑब्जर्वेशंस। चलो तो भैया आ जाते हैं हम आइंस्टीन्स थ्योरी पे। अब देखो कैसे उसने अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन करी है, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट जो उधर ड्रॉबैक आया था इंटेंसिटी वाला, इसने कहा कि भैया जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है भैया, क्या होता है इंटेंसिटी? उसने कहा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ photons divided by time per unit area। अब जरा समझो इसने क्या क्या कहा। आइंस्टीन ने कहा कि भैया एक्चुअली तुम लाइट को अभी तक वेव कंसिडर कर रहे थे, इसलिए तुम चीजों को प्रूव नहीं कर पा रहे हो। आइंस्टीन ने कहा कि भैया अब लाइट को तुम किसकी तरह कंसिडर करो,
पार्टिकल्स की तरह। और जो ये पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को उसने एक अलग से नाम दिया। क्या नाम दिया इन पार्टिकल्स को इसने? फोटॉन्स। इसने कहा कि Photons. भैया लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में चलती है, इन फोटॉन्स को हम स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कहेंगे, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो भैया आइंस्टीन ने कहा कि अब लाइट को बार बार वेव मत कहो, लाइट को पार्टिकल भी मानो। उसने कहा लाइट को स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी मानो, और स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उसने क्या नाम दिया? फोटॉन्स। और उसने कहा इन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? उसने कहा इस फोटॉन की एनर्जी, सॉरी मैंने ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। उसने कहा फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू ई एच न्यू। क्या ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। तो आई रिपीट, उसने कहा कि भैया एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो स्मॉल पैकेट्स हैं उनकी एनर्जी होगी न्यू के बराबर, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आइंस्टीन ने कहा कि यार एक्चुअली इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। प्लीज यार एक मिनट रुको, अर्जेंट कॉल है, प्लीज इसको कंप्लीट करो यहाँ तक। हाँ भाई सॉरी, चलो इधर। तो यार आइंस्टीन ने क्या कहा कि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स के। तो मेरे को बताओ अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जैसा भी याद है मैंने आपको सेकेंडरी एमिशन बताया था, भाई सेकेंडरी एमिशन की तरह ही है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो खुद सोचो, पहले इस प्लेट पे 10 फोटॉन्स टकरा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो मतलब अब 20 फोटॉन टकरा रहे हैं प्लेट पे। तो अगर अब 20 फोटॉन टकरा रहे हैं प्लेट पे तो भैया अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो इधर हमने टाइम के साथ कुछ नहीं किया, हमने चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी। तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी भैया वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए थे। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो डेफिनेटली करंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. Done. डन सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़े भाई। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट ये था कि यार हमारे पास जो क्या कहते हैं
स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो सेम आ रहा था अलग अलग इंटेंसिटी का। तो भाई इसने क्या बोला कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा किस पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम आएगा। और जो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भैया ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है। उसने बोला इंटेंसिटी का काम है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उसको मूव कराने का काम इंटेंसिटी नहीं कर रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. भाई जैसे मैंने कहा इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएंगे। बस इंटेंसिटी का इतना ही काम है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम या ज्यादा करना, इलेक्ट्रॉन्स को कितनी तेजी से मूव कराना वो इंटेंसिटी का काम नहीं है, वो इंटेंसिटी का काम नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहाँ डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। तो उसने फिर देखा कि भैया ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, तो उसने बोला कि भैया ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्चुअल में डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, कि भैया जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्या ये बात भी क्लियर हुई है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड रितिका, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इंटेंसिटी वर्क्स फॉर क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, कि भैया चार्ज की क्वांटिटी कितनी होगी, वेयरएज फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करती है कि उस चार्ज की स्पीड कितनी होगी। बिल्कुल सही। अभी इसमें और भी डिस्कशन बाकी है लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अभी ये सेकंड वाला ग्राफ और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा चीजें इस पर डिस्कस करते हैं, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।